हेलो एवरीवन। आज हम लोग का इतिहास का दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। जैसे कि कल हमने आप लोगों को बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में समझाया, बताया कि क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे ही आज हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ने वाले हैं। यूरोपियों का आगमन में जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो टॉपिक है देखिए पुर्तगाली कंपनी का आगमन। देखिए कि 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत का खोज करता है और खोज करने के साथ ही यूरोप के साथ भारत का एक नया उद्योग का एक नया व्यापार का सूत्रपात होता है। अभी तक उसके कुछ समय पहले तक भारत के साथ व्यापार होता था, लेकिन यूरोप के साथ नहीं होता था। यूरोप के साथ शायद 500 हजार ईस्वी पूर्व होता होगा, लेकिन उस 15वीं शताब्दी यूरोप के साथ व्यापार नहीं होता था। और भारत का जो व्यापार है वो अरब कंट्रीज के साथ होता था, और अरब कंट्रीज का व्यापार ये यूरोप के साथ होता था। देखिए जो व्यापार का सिलसिला चल रहा था, भारत का व्यापार अरब देशों के साथ होता था, और अरब देश का व्यापार यूरोपीय जो कंट्रीज थी, यूरोप में जितनी कंट्रियां हैं उन कंट्रीजों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन जब वास्को डी गामा भारत का खोज करता है और यूरोप का जितने देश हैं भारत को देखते हैं, भारत को एक बाजार के रूप में देखते हैं कि यहाँ पर बिजनेस करना बहुत फायदेमंद है, और यहाँ की जो वस्तुएं हैं वहाँ इस वस्तु को खरीद कर यहाँ बेचना कई गुनी, दोगुनी, पचगुनी कीमतों में बेचना काफ़ी लाभदायक होता था। इन लोगों का बिजनेस काफ़ी उत्कृष्ट हुआ। इसी कारण से यूरोप की बहुत सारी कंपनियां भारत में आने लगी है। सबसे प्रथम कंपनी है पुर्तगाली कंपनी। देखिए पुर्तगाली कंपनी का भारत में आगमन होता है, और आगमन होने के साथ ही भारत में कोची में पहला कारखाना स्थापित करता है। लेकिन जब पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ है तो जैसे अब पता है कि वास्को डी गामा जब भारत आता है तो यहाँ पे जमोरिन नाम का एक हिंदू शासक था। कौन था? जमोरिन। उसका नाम था जमोरिन नाम का एक हिंदू शासक था। उसने भव्य स्वागत किया कि ठीक है सर, आप लोग आइए मेरे देश के साथ, मेरे क्षेत्र विशेष के साथ आप लोग व्यापार कीजिए। लेकिन बात नहीं होती है, अरब देश के जितने व्यापारी थे उन लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में कोई भी जो प्रांत है, भारत इंडिया में जितने भी राजा का जो प्रांत है, क्षेत्र विशेष का है, वो कोई यूरोप के साथ व्यापार नहीं करेगा। इन जो अरब देश के जो जितने भी व्यापारी थे वो व्यापारियों ने कहा कि नहीं, आप लोग व्यापार अरब से नहीं कर सकते। इनके जो जमोरिन पर दबाव डाला कि नहीं, आप अपने क्षेत्र में इनको कंपनी खोलने का अधिकार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि अगर ये अधिकार देते हैं कंपनी खोलने का, अगर यहाँ पुर्तगाली, उसके बाद से ब्रिटिश, उसके बाद से फ्रांसीसी जितनी कंपनियां बाद में आई, अगर इनको पहले से आशा था कि ऐसा हो सकता है कि अगर एक बार ही कंपनी आती है पुर्तगाली कंपनी जब व्यापार करती है तो हो सकता है कि भविष्य में बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आए, और जिसके कारण इन लोगों को व्यापारिक नुकसान होगा। अपने नुकसान से बचने के लिए अरब व्यापारियों ने अपने नुकसान से बचने के लिए ऐसा किया कि नहीं, कि आप लोग भारत के राजाओं को दबाव डाला कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ये लोग आ रहे हैं, आप लोग को लूट लेंगे, व्यापार हमारे साथ कीजिए, हम लोग व्यापार कितना सुगमता अच्छे से चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये पावरफुल जितने भी यहाँ पे कंट्रियाज थे, पुर्तगाली कंपनी का पावरफुल कंट्री थी, इन लोगों को दबा दिया। उसके बाद से कोची में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कहाँ? तो कोची जो केरल का एक क्षेत्र है फिलहाल में। कोची में जो कालीकट बंदरगाह था, यहाँ पे जहाँ वास्को डी गामा उतरा था, यहीं के पास में कोची में पहला कारखाना स्थापित करता है, और इनका व्यापार सुगमतापूर्वक चलने लगता है। बात होती है जब पुर्तगीज सरकार को पता चलता है कि व्यापार काफी अच्छे से सुदृढ़ तरीका से चल रहा है और काफी मुनाफा भी हो रहा है, तो उसने अपना एक वायसराय भेजा। वो कौन था? डी अल्मीडा, प्रथम वायसराय। पुर्तगीज सरकार का भेजा हुआ प्रथम वायसराय था, उसका नाम था डी अल्मीडा। जब डी अल्मीडा जब भारत में आता है, भारत में व्यापार को देखता है, भारत के क्षेत्र विशेष को देखता है, तो उसने सोचा कि व्यापार तो ठीक है, व्यापार तो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो इंडियन ओशियन है, यहाँ से कोई भी कंट्री, कोई भी देश के जब व्यापारी आएंगे तो इस इंडियन ओशियन से होकर ही व्यापार करेंगे भारत के साथ व्यापार कहाँ से करेंगे? तो आएंगे इंडियन ओशियन के होकर ही जाकर व्यापार करेंगे। जितना क्षेत्र है इंडियन हिंद महासागर का क्षेत्र है, और इस जो महासागर है, इस महासागर के क्रॉस करके ही भारत के साथ व्यापार हो सकता है।
उसने उसने नीला पानी की नीति अपनाई, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे नीला पानी की नीति। उसने नीला पानी की नीति अपनाई और कहा कि नहीं, हम तो व्यापार तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ हम पावरफुल कंट्री, पावरफुल देश है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इंडियन ओशियन पर अगर हम लोग अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं, और इस इंडियन ओशियन पर हम लोग अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं, तो बाहर से आने वाली कंपनियों को हम रोक सकते हैं कि भारत के साथ व्यापार में एकाधिकार हमारे ही बना रहेगा, और बाहर से जितनी कंपनी आ रही है व्यापार करने के लिए उनको व्यापार नहीं करने देंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे इंडियन ओशियन पे डी अल्मीडा ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, लेकिन एक परमिट का कानून लाता है, परमिट, और बोलता है कि अगर कोई कंपनी अगर भारत के साथ व्यापार करनी चाहती है तो उसको इंडियन ओशियन से गुजरना पड़ेगा, और इंडियन ओशियन से गुजरना पड़ेगा तो परमिट लेना पड़ेगा। मैं अगर परमिट दूंगा तभी कोई व्यापारी भारत में व्यापार और रोजगार कर सकता है। और बिना, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो इन लोगों से परमिट नहीं लेते थे, बोलती थी नहीं कि हम इस पुर्तगीज कंपनी से परमिट क्यों ले लेंगे, व्यापार तो हमें करना है, हम तो खुद जाकर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता था, जब कंपनी के जहाज यहाँ से गुजरती थी, इस जहाज को यहीं पे इंडियन ओशियन में लूट लिया जाता था, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता था कि मैंने लूटा, और कोई पुर्तगीज कंपनी को हरा भी नहीं सकता था कि पुर्तगीज कंपनी एक पावरफुल कंट्री थी और उसने हिंद महासागर अपने कब्जे में कर रखा था। बात होती है इसके साथ ही जब पुर्तगीज सरकार ने जब अगला अल्बुकर्क, एक और वायसराय हुआ जिसका नाम था अल्बुकर्क। माना जाता है कि भारत में जो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था। क्यों कि जितने भी उसके पहले वायसराय हैं उन्होंने व्यापार को विस्तार दिया, उन्होंने इंडियन ओशियन पर कब्जा किया, ठीक है। लेकिन इसका मानना था कि अगर हम लोगों को इंडिया में रहना है, अगर हम लोगों को भारत में अपना पैठ जमाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है हम लोगों का यहाँ पे बस्ती स्थापित करना। अगर भारत में अगर हम लोग बस्ती स्थापित नहीं कर सकते हैं तो हम लोग एक बंजारे की तरह आए हैं, यहाँ व्यापार करेंगे फिर वापस चले जाएंगे अपने यूरोप। लेकिन यहाँ पे इतनी संपत्ति थी, यहाँ पे इतने सस्ते दामों में मसाले मिलते थे, और काफ़ी ज़्यादा कीमत में ले जाकर यूरोप बेचा करते थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, कि मुझे इस इंडिया में ही मुझे अपनी बस्ती स्थापित करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बस्ती स्थापित करने से हमारा हमेशा का रोजगार बना रहेगा, यहाँ पे हम हमेशा टिके रहेंगे। कोई भी शक्ति आएगी, अगर हमारी बस्ती यहाँ पर रहेगी तो खाली हमें नहीं करा सकती, और यहाँ पर हम लोग का रोजगार चलता रहेगा। इसी कारण से उन्होंने अल्बुकर्क था, इसी कारण से उन्होंने भारत के स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अपने जो यूरोप से पुर्तगाल से आने वाले जो व्यापारी थे उन लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप लोग भारतीय स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए और अपनी बस्ती बसाइए, अपनी बस्ती का स्थापना कीजिए। इसी का परिणाम ये होता है कि गोवा में पुर्तगालियों के बहुत सारे बस्ती स्थापित होती है। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि जब भारत आजाद हुआ उस समय तक गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार था। अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, फिर भी उन लोगों का अधिकार बना रहा। पूरे 450 साल तक उन लोगों ने गोवा को अपना अधिकार बनाए रखा। इसीलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक, अल्बुकर्क को पुर्तगीज कंपनी का पुर्तगीज सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि अल्बुकर्क ही था जो भारत के व्यापार को काफ़ी आगे बढ़ाया और भारत में पुर्तगीज सत्ता को स्थापित करने में सबसे ज़्यादा महत्व उसी का है, सबसे ज़्यादा योगदान उसी ने दिया। बात आता है कि देखिए जो ये हो गया भारत, ठीक है। ये बम्बई पुर्तगालियों के कब्जे में था। यहाँ का क्षेत्र बम्बई जो प्रांत था पुर्तगाली अपने कब्जे में ले चुके थे, ठीक है। व्यापार भी करते थे और व्यापारिक रूप से यहाँ पे पूरा बम्बई, उस टाइम इसको बम्बई कहा जाता था। जो मुंबई है उस टाइम इसका नाम बम्बई था, और इस बम्बई पर पूरा अधिकार पुर्तगालियों का था। जब यूरोप में जब ब्रिटेन के राजकुमार उसका नाम था चार्ल्स, ब्रिटेन के राजकुमार हुए उनका नाम था चार्ल्स। अब ब्रिटेन का राजकुमार पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह करते हैं। ब्रिटेन का राजकुमार जो चार्ल्स है वो कैथरीन जो
पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी और इनके साथ जब वैवाहिक संबंध स्थापित होता है तो उपहार स्वरूप जो बम्बई प्रांत था, उपहार स्वरूप यूरोपियों को दे दिया जाता है। उस टाइम यूरोपीय कंपनी जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में आ चुकी थी। आप लोगों को पता होगा कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है और 1608 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया जाता है और यहाँ पे कारखाना स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो कारखाना से बात आता है, जैसे सामान्य रूप से हम लोग उसको फैक्ट्री कहते हैं, कारखाना कहते थे। यहाँ पे उनका एक कारखाना स्थापित होता था। कारखाना फैक्ट्री नहीं होता था, जैसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता था वैसा कारखाना नहीं था। गोडाउन के बारे में हम लोग जाने होंगे, जिसको गोदाम कहा जाता है, गोडाउन कहा जाता है, वैसे ही गोडाउन था। ये भारत के साथ जितने भी भारत के विस्तृत क्षेत्र से इन्होंने अपना व्यापार करते थे और वस्तुएं खरीदते थे और लाकर यहाँ जमा करते थे। जो गोडाउन था पूरा किला से घिरा हुआ था, काफ़ी यहाँ पे खतरा महसूस करके बहुत अच्छे से इन्होंने अपने गोडाउन को बनाकर रखा था कि बाहरी आक्रांताएं हैं उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो जो बम्बई प्रांत था, वो बम्बई प्रांत को उपहार स्वरूप चार्ल्स को मिल गया। कैथरीन की शादी होने पर चार्ल्स को पूरा बम्बई का अधिकार मिल गया। उस टाइम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अधिकार यहाँ तो था ही। जो मैसूर के क्षेत्र पर भी हो चुका था, यहाँ बंगाल के क्षेत्र पर भी हो चुका था और उनको बम्बई भी मिल गई उपहार स्वरूप। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते क्या है कि पुर्तगाली भारत में आए तो भारत में आने से कुछ हम लोग को कुछ मिला। जैसे पुर्तगाली कंपनी भारत में आई तो उनके आने से क्या हम लोग का क्या लाभ हुआ, तो लाभ यही होगा। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का विकास माना जाता है कि 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का जो स्थापना पुर्तगाली कंपनी द्वारा होती है। पुर्तगाली कंपनी ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना करता है। जो वही प्रिंटिंग प्रेस है, उसी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही आगे चलकर एक जगह का जो न्यूज़ था दूसरी जगह पेपर के माध्यम से प्रसारित होता है। वही प्रिंटिंग प्रेस है जो बहुत सारे उपन्यास लिखे जाते हैं, जो देश में साहित्यिक क्रांति होती है, वही प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, बहुत सारे पत्रिकाएं छपने लगी। पत्रिकाओं के छपने के कारण राष्ट्रवाद विस्तृत हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना होता है और 1510 ईस्वी में गिरजाघर का निर्माण। इन लोगों का मानना था, जो पुर्तगालीज कंपनी थी, इनका मानना था कि अपना व्यापार के विस्तार के साथ साथ अपना धर्म भी प्रसारित करना था, ताकि धर्म भी प्रसारित हो जाएगी। यहाँ पर बस्ती का स्थापना हो जाएगा, पुर्तगाली बस्ती का स्थापना हो जाएगी, साथ साथ में अगर धर्म का भी स्थापना हो जाएगा तो उनका जो पैठ और मजबूत हो जाएगा, उनका आधार काफी मजबूत हो जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 1510 ईस्वी में सबसे पहला गिरजाघर की स्थापना करते हैं केरल राज्य में, जो वर्तमान में केरल राज्य है, और प्रथम गिरजाघर की स्थापना करते हैं पुर्तगालीज कंपनी। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जितनी एग्जाम होती हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेगा। बात है कि हम लोग तो कहानी समझ गए, पुर्तगालियों का आगमन समझ गए कि कैसे आगमन होता है। बात होती है यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन प्री में देखा जाता है, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उस प्री में ज़्यादातर क्वेश्चन देखा जाता है, जो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन आने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ, लिखा हुआ, देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो यूपीएससी का फॉर्मेट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन होगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर स्थापित कीजिए। देखिए ऐसे पूछता है, पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसी में कथन दिया होगा कि पुर्तगाली वायसराय डी अल्मीडा ने भारत में स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए व्यापारियों को प्रेरणा दी। ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन इसका आंसर क्या गलत होगा, क्योंकि डी अल्मीडा नहीं, अल्बुकर की पुर्तगालीज गवर्नर, जो पुर्तगीज वायसराय अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के व्यापारियों को प्रेरणा दी कि वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए। देखिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो तो आंसर सही कर लेगा, लेकिन जिसका थोड़ा भी डाउट होता है कि कथन किसका है, वैवाहिक स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करने का, यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित करने का
कथन किसका है। अगर अगर कोई दुविधा में होगा कि अल्मीडा का है कि अल्बुकर्क का है, उसका तो 50% का चांस है सही होगा, गलत होगा। लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, डी अल्मीडा ने नीली पानी की नीति अपनाई थी, कथन आएगा डी अल्मीडा ने भारत में नीली पानी का नीति अपनाया और हिंद महासागर को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए ये कथन सही हो सकता है, डी अल्मीडा। तो आप लोगों को ध्यान से याद रखना है कि डी अल्मीडा नीला पानी की नीति अपनाया था और जो अल्बुकर्क था उसी को भारत में पुर्तगीज सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो था अल्बुकर्क वहीं भारत में स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की प्रेरणा दी थी और सबको प्रोत्साहित किया था कि आप लोग भारतीय स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए ताकि भारत में पुर्तगीज बस्ती का पैठ बन सके। ठीक है, तो इस टाइप का प्री का क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको पढ़िए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। ये हो गया पुर्तगालीज कंपनी के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखिए कि 1602 ईस्वी में हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। कहाँ? हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में इसका आगमन होता है 1605 ईस्वी में इसका भारत में आगमन होता है। भारत के किस तट पे? तो भारत के पूर्वी तट, जिसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। देखिए जो भारत के पूर्वी तट है ना, जो कोरोमंडल तट है, इस तट पे इस कंपनी का आगमन होता है। यहाँ इस कंपनी का स्थापना भी होता है 1605 ईस्वी में। लेकिन एक अशुभ बात यह है जैसे कि जो पुर्तगाली कंपनियां हैं, जो पुर्तगीज हैं, उन्होंने मसाला का व्यापार किया, लेकिन इनका मानना था कि मसाला का व्यापार नहीं करना चाहते थे। इनका फोकस था बस कि हमें वस्त्र का व्यापार करना है, कि भारत में जो सूती वस्त्र थे उन वस्त्र का व्यापार करना है। सिर्फ वस्त्र का ही व्यापार करते थे भारत से। इनका व्यापार वस्त्र से ही होता था। मूल व्यापार का केंद्र था वस्त्र, कपड़ों का व्यापार करते थे। जो भारत के जो पूर्वी तट है कोरोमंडल तट पर इनका कंपनी का स्थापना हुआ था। जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पे जो इसका व्यापारिक केंद्र है मुसलीपट्टनम। देखिए मुसलीपट्टनम नाम का कोरोमंडल तट पे एक क्षेत्र है मुसलीपट्टनम में इनका प्रथम व्यापारिक केंद्र का स्थापना होता है। यहाँ से इन्होंने व्यापार की शुरुआत करती। लेकिन जैसे पुर्तगीज कंपनी का व्यापार काफी विस्तृत हुआ, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार काफी विस्तृत हुआ, जैसे फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार काफी विस्तृत हुआ, वैसे इनका कंपनी का व्यापार काफी विस्तृत नहीं हुआ। इनका जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका इन्होंने व्यापार किया, लेकिन उतना भारत के पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर पाए। इनका व्यापार काफी सिकुड़ा रहा, कम क्षेत्र में इनका व्यापार रहा। भारत के पूर्वी तट कोरोमंडल तट पर इनका व्यापार रहा और वस्त्र का व्यापार करते थे। लेकिन इनका व्यापार के क्रम में इनका टकराव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से होती है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहता कि हमारे अलावा कोई भारत में व्यापार करे। और भारत के क्षेत्र में जो भारत के जो प्रांत हैं, जैसे मैसूर प्रांत हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, इन सब क्षेत्र के साथ कोई ऐसे विदेशी या यूरोपी कोई शासक, कोई ऐसे कोई विदेशी या यूरोपीय कोई व्यापारी इनके साथ कोई मित्रता संबंध स्थापित न करे, क्योंकि अगर मित्रता संबंध स्थापित करेगा तो इनके पास शक्ति काफी मजबूत हो जाएगी। जो यहाँ के जो राजा थे, जो भारत के मूल प्रांत के जो राजा थे, उनका शक्ति काफी मजबूत हो जाएगी। या हो सकता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि भारत में मेरा एकाधिकार बना रहे, भारत की हर क्षेत्र पर मेरा ही व्यापार हो और किसी का ना हो। इसके कारण जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका युद्ध होता है 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध। बेदारा एक जगह है, उस बेदारा की जगह में बेदारा का युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। युद्ध में क्या होता है? युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होने के बाद इनकी जो यहाँ का जितना इनका व्यापार की सिलसिला था, जो इनका क्षेत्र सारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी कब्जा कर लेता और उसके बाद इनकी सत्ता की समाप्ति होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से निपटारा हो जाता है। यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपको पता होगा कि
कि 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर इनका कब्जा स्थापित होता है और बंगाल पर कब्जा स्थापित होने के बाद इनको पैसा की समस्या नहीं रहती, क्योंकि बंगाल की जितनी संपत्ति उस संपत्ति को लूट रहे थे, उसी संपत्ति से व्यापार करते थे और उसी संपत्ति से अपना सैन्य का इतना विशाल एक सैन्य टुकड़ा बना चुके थे, जिसके कारण किसी भी बाहरी शक्ति को हरा सकते थे। फ्रांसीसी हो, डच हो, सबको पराजित किया। इन्हीं शक्ति के कारण जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बेदारा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हार होता है और कंपनी यहाँ से वापस चल जाती है। देखिए ये हो गया बेदारा के युद्ध। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन जो यूपीएससी में बनता है वो बनता है कि जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप बच्चे विचार करने लगते हैं, उसी में से कथन होता है कि बेदारा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को पराजित किया, पहला कथन। दूसरा, बेदारा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, दूसरा कथन। ऐसे ही 3-4 कथन होते हैं और हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि नहीं, बेदारा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को पराजित नहीं किया था। इन सब बातों को ध्यान से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोग को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 1602 ईस्वी में इसका स्थापना होता है हॉलैंड में, भारत में नहीं, हॉलैंड में इसका स्थापना होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और भारत में इसका आगमन कब होता है? 1605 ईस्वी। 1605 में भारत में आता है और भारत के पूर्वी तट है, जो कोरोमंडल तट है, वहाँ पे इस कंपनी आती है और अपना जो व्यापारिक केंद्र है मुसलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करती है और व्यापार को आगे बढ़ाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद जो बेदारा का युद्ध होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विवाद होता है कि नहीं, व्यापार का एक अधिकार मेरे पास ही रहना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर काफी अधिक बढ़ जाता है, जो बंगाल के खजाने से जो पैसा आने लगता है, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शक्ति काफी बढ़ जाता है। बहुत सारे हथियारों, आधुनिक हथियार यूरोप से मंगाता है। उसके बदौलत उसने भारत के कुछ प्रांतों को कब्जा करता है, उसी के बदौलत उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित भी करता है। तो ठीक है, देखिए आज की क्लास में मैं आप लोगों को यूरोपियों के आगमन में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में आप लोगों को समझाऊंगे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डेनिश कंपनी थी, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे एक क्लास करके हम लोग लगातार क्रमशः आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।